जय सिया राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो मस्त हो, स्वस्थ हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। अभी तक मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं हमने, अगर उसकी चर्चा करें तो हमने सिंथेसिस पढ़ लिया, हमने कंजक्शन पढ़ लिए, क्लोज आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। मैं बात करूं तो पैराग्राफ की, तो हमने टेररिज्म पे पैराग्राफ लिखा है, करप्शन पे पैराग्राफ लिखा है, और जॉब एप्लीकेशन को हमने देखा है, उसका डायग्राम पढ़ा है। उसके अलावा पोइम का रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, पोइम के स्टेंजे हमने देखे हैं। यानी बहुत कुछ हमने इंग्लिश 12th क्लास के लिए मैटर पढ़ लिया है और बहुत कुछ अभी बाकी है। और एक क्लास स्पेशल बनाई थी कि बचे हुए समय में, बदले हुए टाइम के अकॉर्डिंग हम कैसे अध्ययन करें, ताकि एक इंग्लिश को लेकर हमारे मन के अंदर जो डर है वो डर दूर हो जाए। काफ़ी अधिक संख्या में बच्चों ने इस क्लास को प्रेम दिया। चिंता ना करें, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के ठीक बाद भी मैं एक शानदार स्टिक सी क्लास ऐसी और लेके आऊँगा आपके लिए। फिलहाल ग्रामर से ही एक टॉपिक से अपने आज और जुड़ते हैं। हालांकि इस टॉपिक को हमने सिंथेसिस में पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी सिंथेसिस वाली क्लास देखी है तो समझ लीजिए कि आपने सिंथेसिस पढ़ लिया, क्लोज पढ़ लिया और कंजक्शन पढ़ लिया। लेकिन फिर भी मैंने आपको सिंथेसिस पढ़ाते समय कहा था कि ये पढ़ तो लिया, लेकिन इन्हीं टॉपिक को अपने वापस भी पढ़ेंगे और वापस पढ़ने के बाद इनका रिवीजन भी करेंगे। और जब समय रिवीजन का आएगा तब मैं थ्योरी नहीं समझाऊंगा, उस समय सिर्फ एग्जाम्पल और वो चीज़ें आपको वापस रिवाइज करवा दूंगा मैं। फिलहाल एक बार अपने कदम बढ़ाते हैं सिलेबस की ओर। एक और काम की बात, मैं जल्दी एक क्लास आपके लिए वो शुरू कर रहा हूं जिसमें लेसन, आपके पोएम्स जो हैं वो पढ़ाऊंगा। और वो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि दोनों बुक से 6-6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। 6 और 6 12 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं। आप फर्स्ट बुक से तो पैसेज डाल देंगे, वो उस पैसेज के अकॉर्डिंग उसको पढ़ने के बाद उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। और सेकंड बुक से सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे और उनमें 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सही जवाब देना है। लेकिन वो बातें वो तभी हो पाएगा जब आपको लेसन ढंग से समझ आए हैं। तो एक क्लास अपने लेसन की लेंगे, आप बहुत जल्दी उसको शुरू करने वाले हैं। वो शुरू करें उससे पहले अपना ग्रामर हो जाए, कंपोजिशन पार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। अब देखिएगा, आज की क्लास से जुड़िए। क्लास 12 टॉपिक अपना है क्लोज। और क्लोज वाले क्वेश्चन में अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्लोज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज या मैं कहूँ मेन क्लोज, ये टाइप्स वगैरह वगैरह, ये हमने सारे के सारे सिंथेसिस में पढ़े हैं। सिंथेसिस में हमने क्लोज को ढंग से पढ़ा है, लेकिन अब उसी क्लोज को अपने यहाँ क्लोज के रूप में अलग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां तो सिंथेसिस में पढ़ा था। अब अपने सिर्फ क्लोज पढ़ते हैं। और क्लोज में सबसे पहले नाउन क्लोज क्या होता है और नाउन क्लोज का यूज कैसे होता है, कितने टाइप से होते हैं, ये सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, वो थोड़ा बहुत मैंने तो लिखा है कि एक एज ए यूं समझ लेगी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। बाकी मैं इसकी थ्योरी पे जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। मैं ये चाहता हूं कि आपको एग्जाम में एग्जाम्पल मिलेंगे और एग्जाम्पल को देखा चुटकियों में सही कर दिया। फिर भी अपने समझ लेते हैं नाउन क्लोज को। सबसे पहले वह आश्रित उपवाक्य होता है कौन, नाउन क्लोज। वह आश्रित, नाउन क्लोज वह आश्रित उपवाक्य होता है जो किसी नाउन, प्रोनाउन, नाउन फेस द्वारा किसी वाक्य में किए जा रहे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का कार्य करे। नाउन क्लोज किसका काम करेगा, या तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। नाउन किसी सेंटेंस के अंदर
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, समझ गए। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फिर क्या हो गए, ये नाउन क्लोज के टाइप हो गए। ये सिर्फ फंडे हैं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का एक बेसिक सा तरीका है कि एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए प्रीपोजिशन ना, आपको इस तरह के फंडे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा स्टिक सा जवाब दे के आना है। पहली बात तो क्वेश्चन को देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज है तो क्यों, उसका रीजन आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए मैं समझाता हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि नाउन क्लोज का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप निश्चित रूप से उसको गलत नहीं करने वाले हैं। सुनिएगा, फिर मैंने आगे लिखा नाउन क्लोज दो प्रकार के होते हैं। हालांकि ये कोई दो प्रकार नहीं होते, अपने बनाए दो प्रकार हैं, यूं कह सकते हैं। अपने इसको दो भागों में बांट लिया नाउन क्लोज का। हालांकि ये कोई प्रकार है, एक्चुअल में कोई प्रकार नहीं है, लेकिन अपने को समझना है, और अपने को समझने के लिए हम तो वो तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से हमारे बेहतर समझ आए, अच्छा समझ आए। तो हमने फिर इसको डिवाइड कर लिया। हमने ये लिख ही दिया कि भी नाउन क्लोज दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक हमने लिख दिया दैट नाउन क्लोज होता है, दूसरा क्वेश्चन क्लोज होता है। तो इसका मतलब हमें नाउन क्लोज को दो भागों में पढ़ना पड़ेगा। एज ए सब्जेक्ट छोड़ो, ऑब्जेक्ट छोड़ो, कैसे सब कुछ छोड़ दो। दैट नाउन क्लोज वे क्लोज जो केवल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करेंगे उसमें अपने दैट का प्रयोग करेंगे। दैट नाउन क्लोज का मतलब हो गया हमें उस सेंटेंस में दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। क्वेश्चन क्लोज वे क्लोज जो प्रश्नवाचक वाक्य जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे क्लोज जो प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH वर्ड से शुरू होने वाले, इसमें वो पढ़ेंगे। दो भागों में बांटा, एक में WH वर्ड क्लोज का काम करेगा, एक में दैट क्लोज का काम करेगा, नाउन क्लोज का। अब ये नाउन क्लोज की गाथा क्या है कि नाउन क्लोज जो होगा ना बेटा, उसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक ही तो बनाना है आपको। इन दोनों को जोड़ोगे, एक इस वाले सेंटेंस को और एक इधर वाले सेंटेंस को। साहब जी जैसे बात सुनिएगा मेरी बेटा, कि मान लीजिए ये दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों के बीच दूरियां हैं। अब ये दूरियां मिटाकर आपको इन दोनों को एक करना है, यानी अब इस पूरे राउंड को एक कर देना, एक सेंटेंस में बदल देना, बस कहानी इतनी सी है। तो सर अभी आपने देखा कि ये दो को जोड़कर आपने एक बनाया है, ये दो को जोड़कर आपने एक बनाया है। एक तो क्वेश्चन करेगा क्या का, अगर क्या के क्वेश्चन का जवाब दूसरा आंसर दे रहा है ना, दूसरा आंसर दे रहा है, क्या के क्वेश्चन का दूसरा जवाब दे रहा है, इसका मतलब वो नाउन क्लोज है। क्या के क्वेश्चन का जवाब, दो सेंटेंस होंगे उनमें से एक से क्या का क्वेश्चन करोगे, दूसरा अगर उसका आंसर क्या का जवाब दे रहा है तो नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज है और उसमें किसका प्रयोग करना है, फिलहाल हम सीख रहे हैं दैट का, दैट नाउन क्लोज। तो हमने लिख दिया दैट नाउन क्लोज, पहला टाइप पढ़ रहे हैं। ही विल टेल ए लाई, इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। मैंने क्वेश्चन किया क्या जानते हैं भैया, कौन सी बात जानते हैं, क्या जानते हैं, मैंने पूछ लिया इससे क्या का क्वेश्चन करके। इसने कहा ही विल टेल ए लाई, कि वो झूठ बोलेगा, ये जानते हैं, वह झूठ बोलेगा। क्या जानते हैं सभी, जवाब मिला वह झूठ बोलेगा, यानी क्या का जवाब ये दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है ना। अब देखो नाउन क्लोज में इट का ध्यान रखना ही रखना है। इट आया, समथिंग आया, नाउन क्लोज है। मैं ये फिर भी नहीं कहूंगा कि नाउन ही क्लोज है। नाउन क्लोज को सुनिश्चित करने के लिए एक से क्या का क्वेश्चन करोगे और दूसरा उस क्या का जवाब दे रहा है तो वो नाउन क्लोज है।
इट इज नॉन टू ऑल। चलो यहां क्या आया, सब्जेक्ट के रूप में। जो क्या का क्वेश्चन कर रहा है उसमें सब्जेक्ट के रूप में आया ये, और सब्जेक्ट के रूप में आया। इसका मतलब ये, एक तो ये तरीका है कि इसका सब्जेक्ट आया ना, तो जो आपको आंसर दे, जो आंसर देगा, एक से क्या का क्वेश्चन करोगे, जो आंसर देगा उससे पहले दैट लगाएंगे। जो आंसर देगा उस क्या का, उससे पहले आपको दैट का प्रयोग करना है। और फिर अगर दैट का प्रयोग करते हो तो इट को यहां से अपने को हटाना है। सर ये दे रहा है दैट क्या का जवाब, तो यहां लिख दो ना, उससे पहले करना है ना, दैट ही विल टेल ए लाई। हमने ये जवाब दे रहा था तो उससे पहले दैट का प्रयोग कर दिया, इट को हटा दिया, इज नॉन टू ऑल। बोलो कहां दिक्कत है, इज नॉन टू ऑल। ये बन गया अपना सेंटेंस। दूसरा देखो, आई नो इट, मैं जानता हूं। अरे भैया क्या जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो। इसने कहा मैं जानता हूं। हमने पूछ लिया भैया क्या जानते हो, उसने कहा दे हैव वोन द मैच, की वो मैच जीत गए। मैं ये जानता हूं कि वो मैच जीत गए, इसका मतलब ये इसका आंसर दे रहा है, ये इसका आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब नाउन क्लोज है। क्या कोई सेंटेंस पर्सनवाचक है जो पर्सनवाचक WH वर्ड से शुरू हो रहा है? नहीं है। क्या जानते हो, क्या जानते हो हमने पूछा, ये कह रहा है मैं जानता हूं। भैया तुम क्या जानते हो, उसने जवाब दिया मैं जानता हूं कि वो मैच जीत गए। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, इससे पहले सर दैट आएगा। जो उत्तर दे रहा है उससे पहले दैट आएगा ना। चलो मैं उससे पहले दैट लगा देता हूं, दैट दे हैव वॉन द मैच। मैं ये जानता हूं दैट दे हैव वॉन द मैच। तो पहले वाला मैं फिर लिख दूं, यहां क्या प्रॉब्लम है, पहले वाला मैंने लिख दिया, आई नो दैट दे हैव वॉन द मैच। दे हैव वॉन द मैच, आई नो, कैसे भी करो। लेकिन इसमें ये क्या था, इसमें ये सब्जेक्ट था, इसमें ये क्या है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसके ऑब्जेक्ट ही बना दिया। ये सब्जेक्ट था तो हमने इसका सब्जेक्ट ही बना दिया। इसका बनाया ना सब्जेक्ट, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। यूं कह सकते हैं ये एज, इसे अलग अलग भागों में तोड़ के दे रखा है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये एज ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये एज ए सब्जेक्ट हो गया। क्या सब्जेक्ट है, जब ये इसका जवाब दे रहा है तो उससे पहले दैट आना है, जो उत्तर दे रहा है उससे पहले। अब इसमें ये आंसर दे रहा था तो इससे पहले आ गया। मैं तो इतना ही जानता हूं, जो आंसर दे उससे पहले दैट का प्रयोग कर दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई माथापच्ची आपको पढ़ने की अतिरिक्त आवश्यकता है ही नहीं कि एज ए सब्जेक्ट लिखो, एज ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, एज ए ऑब्जेक्ट लिखो ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो क्या का क्वेश्चन करेंगे, जो पार्ट क्या का जवाब देगा उसके बाद फिर हमें जो जवाब दे रहा है उससे पहले दैट लगा देंगे। बस इतनी सी बात जानता हूं मैं। द एडवाइस इज दिस, यू शुड गेट अप अर्ली। अब देखो, द एडवाइस इज दिस, सलाह, सलाह यह है। क्या सलाह है भैया, क्या सलाह देना चाह रहे हो तुम, क्या का हमने क्वेश्चन किया, जवाब मिला यू शुड गेट अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, या आपको जल्दी उठना चाहिए, ये सलाह है। जवाब तो मिल रहा है भाई, ये आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है ना भैया। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इससे पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे और इसको लिख देंगे, दैट यू शुड गेट अप अर्ली, दैट यू शुड गेट अप अर्ली हो गया हमारा। तो सर इसमें इट नहीं आया, इसमें बेटा दिस आ गया ना, तो द एडवाइस इज दिस को हटा देंगे। इसका मतलब इट को हटाया और दिस आएगा तो दिस भी आ सकता है, इसको भी हटा देंगे। तो द एडवाइस इज दैट यू शुड गेट अप अर्ली। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो जो जवाब दे रहा था उससे पहले सिर्फ मेरे को तो इतना ही आता है भाई,
कि जो जवाब दे रहा था उससे पहले मैंने दैट लगा दिया, और कोई सेंटेंस गलत कर दे तो आप मुझे बोल देना कि सर सेंटेंस गलत हो गया। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जो जवाब देगा उससे पहले मैं दैट लगाने वाला हूं। अगर आप इस बात को कैच कर जाते हैं कि जो आंसर देने वाला है क्या कहा उससे पहले मुझे दैट लगाना है, तो गलत होगा ही नहीं। और नाउन क्लोज तो वही होगा भाई। नाउन क्लोज की तो सीधी सी एक ही पहचान है कि जहां हम दोनों स्टेटमेंट जो होंगे उनमें एक से क्या का क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो पहले वाले से चाहे बाद वाले से, और अगर उन दोनों में से कोई एक क्या का जवाब दे रहा है, जो जवाब दे रहा है उससे पहले दैट लगाएंगे। बस इतना ही है नाउन क्लोज में दैट का प्रयोग। समझ रहे हो आप? आगे देखो, आई थॉट इट, मैंने सोचा ये, यू वर कमिंग टुमारो, अरे क्या सोचा, यू विल कमिंग टुमारो कि तुम कल आ रहे हो, वर की जगह विल करो, यू विल बी कमिंग टुमारो। अब देखो, मैंने सोचा, मुझे तो इससे पहले दैट लगाना है, भले ही आगे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, आंसर ये दे रहा है। आगे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो दैट ये आंसर दे रहा था, मैंने इससे पहले लगा दिया। इट आया, इसको हटा दिया और मैंने लिख दिया आई थॉट। बस मुझे तो इतना ही आता है। और कोई सेंटेंस गलत करे तो कहना कि सर वो सेंटेंस मेरा गलत हो गया। ये देख लो, इट हैज डिस्टर्ब अस, सी फेलिड इन द एग्जाम। इट हैज डिस्टर्ब अस, ये हमें परेशान करती है। क्या परेशान, क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, किस बात को लेकर आप डिस्टर्ब हैं, क्या परेशान कर रही है? तो जवाब मिला सी हैज फेलिड इन द एग्जाम। अब देखो बेटा, इस तरह से क्वेश्चन, ये तो इसमें सब्जेक्ट आया है। आप गलती ये कर सकते हो कि दैट यहां लगाकर ये पहले लिख दोगे, इसको हटा दोगे। हटाना तो इसको है ना, तो इसका मतलब ये है से शुरू थोड़ी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। दैट कहां लगाएंगे? दैट तो सर ये उत्तर दे रहा है, आंसर ये दे रहा है, इससे पहले आएगा, इससे पहले दैट लगाइए ना, पर इसको पहले लगा दीजिए। ये देखो दैट लिखा मैंने और फिर लिख दिया सी हैज फेलिड इन द एग्जाम। बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने तो दैट लगाया था, आपने कहा, और मैं फुल स्टॉप की जगह दैट लगा के आ गया। पर ये नहीं देखते कि इट इसमें शुरुआत में है, तो शुरुआत में इट को हटाओगे तो इंटरोगेटिव बन गया, हैज से शुरू हो गया ना। अब लिखो ना, अब इस इट को हटा के आप हैज डिस्टर्ब अस लिख दो। कुछ नहीं करना, बस क्या का क्वेश्चन करना है, और क्या का क्वेश्चन के जवाब जो देगा उससे पहले मुझे दैट लगाना है। बस ध्यान ये रखना है। इट इज ग्लेड सी हैज फोनिड मी, इट इज ग्लेड, यह खुशी है कि सी हैज फोनिड मी, उसने मुझे फोन किया। अरे क्या, किस चीज की ग्लेड है आपको? क्या का जवाब ये दे रहा है, यहां से आंसर आ रहा है, इसका मतलब दैट तो इससे पहले आएगा। और सी हैज फोनिड मी इज ग्लेड दैट सी हैज फोनिड मी इज ग्लेड। भले ही आपको कोई भी तरीका कहीं भी कुछ भी दे रखा हो, कैसे भी बना रखा हो, सी सेंटेंस सही है, जो मैं बता रहा हूं सेंटेंस सही है, गलत नहीं है किसी भी तरीके से। हो सकता है आप पासबुक से पढ़ रहे हो सकता है किसी और सर से पढ़ रहे हो, पढ़ाने का तरीका उनका अलग अलग है, ये ऐसे भी बन सकता है। इट इज ग्लैड दैट सी हैज फोनिड मी, ये भी सही है कि जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आप यहां दैट लगा दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां फिर इसमें भी हो जाएगा, इट हैज डिस्टर्ब अस दैट सी हैज फेलिड इन द एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बनाओ। इट टोल्ड हर समथिंग दे हैड गोन यस्टरडे, इसका ध्यान रखना, इसमें डब्बा गोल हो जाएगा अगर आपने वैसे किया तो। इट टोल्ड हर समथिंग, तो देखिए ये समथिंग आया ना बेटा, ये हट जाएगा। क्या हटा दोगे? समथिंग हटाना पड़ेगा, समथिंग, समथिंग वगैरह को आपको हटाना पड़ेगा।
It told her that they had gone yesterday. That they had gone yesterday told her. आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, It told her that. That हम कहाँ लगा रहे हैं, जो आंसर दे रहा है उससे पहले ध्यान रखना, समथिंग आ गया इसलिए हमने दैट यहां लिखा। समथिंग की जगह हमने दैट का प्रयोग किया, जैसे दिस की जगह हमने किसका किया था, दैट का। दे हैड गॉन यस्टरडे। बोलो कहां दिक्कत है नाउन क्लोज में। इट इज ए फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड इज ए फैक्ट, या इट इज ए फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज ए फैक्ट, यह एक तथ्य। क्या फैक्ट है, पृथ्वी गोल है, ये फैक्ट है। तो आप जब ये बेटा इट पहले आए ना, इसमें भी आप, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था कि ज्यादातर सेंटेंस जो इट से, इट इसमें पहले सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ होता है ना, तो इसको ऐसे ही बना देते हैं वो, जैसे इट इज ए फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड। हमने तो आंसर जो दे रहा था उससे पहले दैट लगाया बस, द अर्थ राउंड। आपकी इच्छा है, यहां इस सेंटेंस में आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज ग्लेड दैट शी हैज फोनिड मी। और देखो इट की शुरुआत जिनसे हमने लिखा पहले हो रही थी, ये रहा, इट टोल्ड हर दैट दे हैड गॉन यस्टरडे। और देखो दैट जिसकी शुरुआत दैट से हो रही थी, इट से हो रही थी, ये रहा, इट इज नॉन टू ऑल। ये लिख सकते हैं अपने, इट इज नॉन टू ऑल दैट ही विल टेल ए लाई। कोई समस्या नहीं है। शुरू में अगर आ जाए जिसके इट, वो पहले लिख दो, फिर दैट लगा दो और बच गया वो लिख दो, सही है। दोनों तरीकों में जो बेस्ट लगे उससे करना। आपके क्लोज का क्वेश्चन सही होगा, नाउन क्लोज का, जिसमें दैट का प्रयोग करते हैं। आप तो ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये आ जाते हैं ना, तो इनको हटाना जरूरी है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में ये आ गए तो ये हटके दैट लगेगा, ठीक है। एक बात तो ये तय कर लेना, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो फुल स्टॉप की जगह दैट लगेगा। बस मैं तो दो ही बातें जानता हूं। आपको क्या का क्वेश्चन करना नहीं आता, सर नहीं समझ में आता कि क्या का क्वेश्चन कैसे करें, तो आप देखना किसी सेंटेंस में इट दिस समथिंग आया है ना, उसमें अगर सब्जेक्ट के रूप में आया तो उसको पहले लिख दो, फिर दैट लगा दो और दूसरा वाक्य लिख दो। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ना, तो वो सेंटेंस जिसमें ये आए हैं वो पहले लिखो, और इनमें से कोई भी आया उसको हटाओ और उसकी जगह दैट लगाओ और दूसरा वाक्य लिख दो। दो ही काम है, बस नाउन क्लोज कंप्लीट है। बाकी चाहे भले ही नाउन क्लोज में आप दिन लगा दो 10 पढ़ने में, पढ़ते जाओ, पर अगर आपको सेंटेंस हल करना है एग्जाम में, कम टाइम में हैंडल करना है, तो यही तरीका है। आज की क्लास में हमने पढ़ा नाउन क्लोज को, और नाउन क्लोज में पढ़ा हमने किसका, दैट नाउन क्लोज का प्रयोग। कल लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन क्लोज के क्वेश्चन आपके सामने, और उतने ही सरल वे में वो भी हल करेंगे, चुटकियों में आपको आने लग जाएगा। मैं ये कहता हूं ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी क्वेश्चन में आपकी समस्या आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। आप इस क्लास को यथासंभव जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अपना प्रेम जो आप नियमित रूप से देते आ रहे हो, परोसते रहें। धन्यवाद।